आज शुक्रवार है 20 फरवरी 2026 और आज की इस विस्तृत चर्चा में गहराई से गोता लगाने का समय आ गया है। बिल्कुल। तो अगर तकनीकी विकास, विशाल डेटा का प्रबंधन और भविष्य के जो व्यापारिक रुझान होते हैं, अगर ये विषय जिज्ञासा जगाते हैं तो आज की ये चर्चा बिल्कुल सटीक जगह है। सही बात है। आज हम जिस विषय का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं वो है हडूप बिग डेटा एनालिटिक्स मार्केट। मतलब कई लोगों को लगता था कि हडूप जैसी पुरानी तकनीक अब अपने अंतिम दिन गिन रही है। हाँ बिल्कुल, लोगों को लगता था कि इसका समय चला गया। लेकिन हमारे पास आज जो रिसर्च रिपोर्ट्स का एक बड़ा स्टैक है, विशेष रूप से मॉडर्न इंटेलिजेंस और एसएनएस इनसाइडर की जो विस्तृत रिपोर्ट्स हैं, वे एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाली कहानी बयां कर रही हैं। बिल्कुल, और यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है या मिशन कह लें, वो इसी बात की तह तक जाना है कि हडूप का ये पुनर्जन्म कैसे हो रहा है और ये कैसे आज भी कई अरबों डॉलर का बाजार बना हुआ है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एक बेहद प्रासंगिक मिशन है, क्योंकि जब हम इन स्रोत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अब सिर्फ किसी सर्वर पर डेटा को स्टोर करने का कोई साधारण मामला नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। आज का जो हडूप है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और जो वैश्विक डेटा सुरक्षा कानून है, उनके बीच का एक बहुत ही जटिल जाल बन चुका है। आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था में इस इकोसिस्टम को समझना तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साथ रणनीतिकारों के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो चर्चा की शुरुआत कुछ ठोस आंकड़ों से करते हैं, क्योंकि यहीं से असली विरोधाभास सामने आता है। बिल्कुल, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। हमारे पास मौजूद दोनों रिपोर्ट्स के आंकड़े निष्पक्ष रूप से अगर देखें तो दो अलग अलग नजरिए पेश करते हैं। मॉडर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का अनुमान है कि हडूप मार्केट 2026 में 29.37 बिलियन डॉलर का है, जो कि 14.28% की CAGR के साथ बढ़कर 2031 तक 57.23 बिलियन डॉलर हो जाएगा। मतलब ये एक बहुत बड़ी छलांग है। हाँ, बहुत बड़ी। और इसके समानांतर एसएनएस इनसाइडर की रिपोर्ट इस बाजार को एक अलग ही चश्मे से देखती है। अच्छा। हाँ, उनके मूल्यांकन के अनुसार 2023 में ये बाजार 11.22 बिलियन डॉलर का था, लेकिन उनकी भविष्यवाणी है कि 2032 तक ये 21.11% की भारी CAGR के साथ बाप रे 62.86 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 62 बिलियन, जो ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, अलग अलग बेस ईयर और मूल्यांकन के जो तरीके होते हैं उनके कारण इन आंकड़ों में स्पष्ट अंतर दिखता है। लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये दोनों ही रिपोर्ट्स अंततः एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही हैं कि बाजार बढ़ रहा है। बिल्कुल, हडूप का बाजार सिकुड़ नहीं रहा है, बल्कि यह बहुत ही तेज गति से एक विशाल आकार ले रहा है। ये आंकड़े सच में हैरान करते हैं, खासकर तब जब हम देखते हैं कि बाजार में लेक हाउस आर्किटेक्चर का कितना ज्यादा दबदबा हो गया है। सही बात है। डेटाब्रिक्स और स्नोफ्लेक जैसी कंपनियों ने तो बाजार में तहलका मचा रखा है। लेक हाउस असल में डेटा वेयरहाउस की संरचना और डेटा लेक के लचीलेपन का एक मिश्रण है, जो कंपनियों को बहुत लुभा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डेटाब्रिक्स का अपना जो वार्षिक राजस्व है वो 2025 के मध्य तक ही 3.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, तो इतने आधुनिक और कड़े कंपटीशन के बीच हडूप ने खुद को प्रासंगिक कैसे बनाए रखा? इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो हडूप एज अ सर्विस यानी हास मॉडल के उदय को जाता है। हास मॉडल, अच्छा। पारंपरिक हडूप वेंडर्स ने अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब वे ग्राहकों से ये अपेक्षा नहीं करते कि वे भारी भरकम ऑन प्रेमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर खुद संभालें। ये जो हडूप एज अ सर्विस सेगमेंट है, ये बाजार में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 15.4% की दर से। इस क्लाउड आधारित मॉडल ने हडूप को बाजार में एक तरह से नई संजीवनी दी है। इस बदलाव को एक बहुत ही आम उदाहरण से समझा जा सकता है। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए खुद का सर्वर खरीदना, पूरा डेटा सेंटर बनाना, उसे ठंडा रखना। हाँ, उसे ठंडा रखना और उसकी लगातार मेंटेनेंस करना, ये बहुत ही महंगा पड़ता है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रहने के लिए ईंट गारे से एक बड़ा सा घर शुरू से बनाया जाए, जिसमें बहुत समय, पैसा और सिरदर्द शामिल होता है। बिल्कुल, इसके बजाय हडूप एज अ सर्विस एक पूरी तरह से सुसज्जित
आधुनिक स्मार्ट होम किराए पर लेने जैसा है। सही कहा। कंपनियां बस वहां जाती हैं, अपना डेटा रखती हैं और जो कंप्यूटिंग पावर या स्टोरेज उन्होंने इस्तेमाल की है सिर्फ उसी का बिल चुकाती हैं। हार्डवेयर फेल होने या सॉफ्टवेयर अपडेट की कोई चिंता ही नहीं रहती। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये केवल हार्डवेयर की लागत बचाने का मामला नहीं है। तो और क्या है? ये सीधे तौर पर टैलेंट यानी कौशल की कमी से जुड़ा हुआ है। अपटाइम इंस्टीट्यूट के एक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बाजार में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंजीनियर्स की भारी कमी है। अच्छा, टैलेंट शॉर्टेज। हाँ, लगभग 58% कंपनियां डेटा इंजीनियरिंग के इन जटिल पदों को भरने में पूरी तरह असमर्थ हैं। हडूप क्लस्टर को मैनुअल रूप से प्रबंधित करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही विशिष्ट कौशल चाहिए होता है। बिल्कुल। और जो विशेषज्ञ बाजार में मौजूद हैं, उनकी कीमत तो आसमान छू रही है। रिपोर्ट के अनुसार सीनियर डेटा इंजीनियर्स का वेतन $2,18,000 से भी ऊपर जा चुका है, जो कि बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ऐसे में किसी भी मध्यम आकार के व्यवसाय के लिए अपना खुद का हडूप क्लस्टर चलाना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बन जाता है। सही बात है। इसी वजह से क्लाउड नेटिव हास को इतनी तेजी से अपनाया जा रहा है। क्लाउडेरा का केस स्टडी इसका एक बहुत ही प्रामाणिक उदाहरण है। उनके पब्लिक क्लाउड ब्लूप्रिंट का उपयोग करने वाली कंपनियों ने लागत में 50% तक की कमी दर्ज की है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डेटा प्रबंधन की गति 30 गुना तक बढ़ गई है। डेटा प्रबंधन में 30 गुना वृद्धि किसी भी व्यवसाय की दिशा बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। जब हम स्रोत दस्तावेजों में दिए गए वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामलों को देखते हैं तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश की एक प्रमुख टेलीकॉम कंपनी का केस स्टडी बहुत दिलचस्प है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। टेलीकॉम नेटवर्क में हर सेकेंड लाखों कॉल्स, मैसेजेस और इंटरनेट सेशंस का डेटा जनरेट होता है। जब भी नेटवर्क में कोई खराबी आती थी तो उस विशाल डेटाबेस में से समस्या की जड़ खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होता था। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और उस केस स्टडी में बताया गया है कि उन्होंने हडूप की इन्हीं क्लाउड सेवाओं को अपनी मुख्य प्रणाली में एकीकृत किया। इसके परिणाम स्वरूप उनके नेटवर्क में आने वाली किसी भी समस्या को सुलझाने या ट्रबल शूटिंग में समय पहले कई हफ्तों का लगता था, वो घटकर सिर्फ कुछ मिनटों का रह गया। हाँ, सिर्फ कुछ मिनट। हफ्तों का काम मिनटों में होना ग्राहकों की संतुष्टि के लिए एक बहुत बड़ा कारक है। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को क्लाउड पर ले जाने से उनके एनालिटिक्स की लागत में 70% की भारी गिरावट आई। ये हास मॉडल की व्यवहारिक शक्ति है। और ये परिवर्तन केवल टेलीकॉम सेक्टर तक सीमित नहीं है। जर्मनी और चीन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के आंकड़े एक अलग ही स्तर की क्रांति दिखा रहे हैं। आधुनिक कारखानों में हर मशीन, हर रोबोटिक आर्म में हजारों सेंसर लगे होते हैं जो लगातार डेटा दे रहे हैं। हाँ, जो लगातार तापमान, दबाव और गति का डेटा पैदा कर रहे हैं, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT कहते हैं। इन कंपनियों ने हडूप की मदद से इस निरंतर बहने वाले अनस्ट्रक्चर्ड सेंसर डेटा का रियल टाइम में विश्लेषण करना शुरू कर दिया है, ताकि मशीनों की पूरी तरह से खराब होने से पहले ही उसकी मरम्मत यानी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की जा सके। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक भी मशीन रुकती है तो पूरी की पूरी असेंबली लाइन ठप पड़ जाती है, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान होता है। इस प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का परिणाम ये हुआ कि इन विनिर्माण इकाइयों की उत्पादकता में दहाई अंकों का उछाल दर्ज किया गया। और यहीं से हडूप का विकास एक नया मोड़ लेता है, क्योंकि जो हडूप पहले केवल पुराने ऐतिहासिक डेटा को एक जगह डंप करने वाला एक विशाल स्टोरेज माना जाता था, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। आज का हडूप एक ऐसा जीवंत प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जटिल मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन एक मिनट, हडूप तो मुख्य रूप से अपने मैप रिड्यूस और बैच प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता था ना? हाँ, बिल्कुल। जो आज के रियल टाइम AI के लिए बहुत धीमा माना जाता है। तो ये बदलाव आखिर कैसे संभव हुआ? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू है। यह संभव हुआ है हडूप के यार्न आर्किटेक्चर के विकास के कारण। यार्न? हाँ, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। यार्न को हडूप का ऑपरेटिंग सिस्टम या मैनेजर माना जा सकता है। यह तय करता है कि किस काम को कितनी कंप्यूटिंग पावर मिलेगी। अच्छा। आधुनिक यार्न आर्किटेक्चर अब बहुत ही सहजता से स्पार्क और टेंसरफ्लो जैसी उन्नत मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि कंपनियों को अब डेटा को हडूप से निकालकर किसी दूसरे AI प्लेटफॉर्म पर ले जाने की जरूरत नहीं है। वे सीधे हडूप के अंदर ही अपने AI मॉडल चला सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। ये डेटा के ट्रांसफॉर्म में लगने वाले भारी समय
और लागत दोनों को बचाता है। बिल्कुल। IBM का उदाहरण इस इंटीग्रेशन को पूरी तरह से साबित करता है। 2024 की चौथी तिमाही में IBM ने अपने वॉटसन एक्स प्लेटफॉर्म की बुकिंग्स को दुगना कर लिया। ये वृद्धि इसलिए संभव हुई क्योंकि उनके एंटरप्राइज ग्राहकों ने AI की ट्रेनिंग को सीधे हडूप में रखे अपने विशाल और ऐतिहासिक डेटा सेट पर लागू करना शुरू कर दिया। डेटा जहां है वहीं AI को ले जाना, ये आज के समय का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर हम उद्योगों के नजरिए से इस बाजार का विश्लेषण करें तो 2025 के आंकड़ों के अनुसार IT और टेलीकॉम सेक्टर 27.55% की बाजार हिस्सेदारी के साथ निर्विवाद रूप से सबसे आगे था। इसमें भी जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा है वो ये है कि जनरल रिस्क और फ्रॉड एनालिटिक्स का हिस्सा इस डिप्लॉयमेंट में 42.06% था। वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना आज सच में सबसे बड़ी प्राथमिकता है। JP मॉर्गन चेज बैंक का उदाहरण इस रिपोर्ट में बेहद प्रमुखता से दिया गया है। हाँ। यह बैंक हर दिन होने वाले लाखों क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में से वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए 150 पेटाबाइट डेटा का उपयोग करता है। 150 पेटाबाइट ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस पूरे सिस्टम का आधार हडूप है। 150 पेटाबाइट डेटा के पैमाने का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अगर हम 150 पेटाबाइट में हाई डेफिनेशन फिल्में स्टोर करें तो उन्हें लगातार देखने में करीब 3 लाख साल लग जाएंगे। बाप रे। इतने विशाल डेटा सेट को कुछ ही मिलीसेकंड में प्रोसेस करके ये तय करना कि कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉड है या नहीं, ये अपने आप में एक तकनीकी चमत्कार है। JP मॉर्गन का ये डिप्लॉयमेंट हडूप की स्केलेबिलिटी का एक आदर्श प्रमाण है। जी। लेकिन भले ही IT और वित्त क्षेत्र वर्तमान में बाजार पर हावी हों, स्रोत सामग्री एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और तेजी से उभरते हुए रुझान की ओर इशारा करती है। वो क्या है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर हेल्थ केयर है। अच्छा, हेल्थ केयर। हाँ, जो 14.81% के स्थिर CAGR से आगे बढ़ रहा है। हेल्थ केयर में ये उछाल केवल मरीजों के सामान्य रिकॉर्ड रखने तक तो सीमित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य कारण मेडिकल डेटा की जटिलता और उसका विशाल आकार है। इंग्लैंड का 1 लाख जीनोम प्रोजेक्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। इस तरह के वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स में मानव DNA और जेनेटिक सीक्वेंसिंग का डेटा शामिल होता है। एक इंसान के जीनोम का डेटा ही सैकड़ों गीगाबाइट का हो सकता है। जब बात 1 लाख लोगों के जीनोम के विश्लेषण की हो तो पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस पूरी तरह से चरमरा जाते हैं। जीनोमिक डेटा पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड और बेहद भारी होता है। हडूप का डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम या HDFS ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कई सर्वरों पर बांटकर प्रोसेस करने के लिए ही बनाया गया है। सही बात है। इसके अलावा अस्पताल जो हर दिन लाखों हाई रेजोल्यूशन मेडिकल इमेजेस जैसे MRI और CT स्कैन जनरेट करते हैं, उनके भंडारण की लागत आसमान छू रही थी। जब इन अस्पतालों ने अपने पुराने सिस्टम से हटकर इस इमेजिंग डेटा को हडूप आधारित प्रणालियों पर माइग्रेट किया तो उन्होंने कुल स्वामित्व लागत यानी TCO में 90% तक की अभूतपूर्व बचत दर्ज की। 90% की बचत किसी भी स्वास्थ्य संस्थान के बजट को पूरी तरह से बदल सकती है। इस बचे हुए पैसे का उपयोग सीधे तौर पर मरीजों की बेहतर देखभाल और नए उपकरणों में किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन तकनीक, लागत में कमी और AI के अलावा हमारी शोध सामग्री एक और बेहद गंभीर कारण पर प्रकाश डालती है जिसने हडूप को आज भी प्रासंगिक बनाए रखा है। और वो कारण तकनीकी नहीं बल्कि भू राजनीतिक हैं। सरकारी नियम और अनुपालन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। भू राजनीति और डेटा संप्रभुता के कानून अब ये तय कर रहे हैं कि तकनीक कैसे काम करेगी। यूरोप में GDPR के नियम लागू हैं जो डेटा गोपनीयता को लेकर बेहद सख्त हैं। बहुत सख्त हैं। भारत और चीन जैसे देशों ने डेटा स्थानीकरण या डेटा लोकलाइजेशन के कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों का सीधा अर्थ यह है कि किसी भी देश के नागरिकों का संवेदनशील डेटा, चाहे वो वित्तीय हो या व्यक्तिगत, देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर किसी विदेशी क्लाउड सर्वर पर नहीं भेजा जा सकता। फ्रांस का उदाहरण इस बात को और भी दिलचस्प बना देता है। हाँ,
फ्रांस के हेरिटेज कोड के तहत ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वहाँ के सांस्कृतिक और सार्वजनिक अभिलेखागार का सारा डिजिटल डेटा केवल स्थानीय हडूप सर्वर पर ही रखा जाएगा। वो अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहर के डिजिटल स्वरूप को किसी भी विदेशी सर्वर पर होस्ट करने का जोखिम ही नहीं उठाना चाहते। ये स्थिति सुरक्षा और जवाबदेही के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को जन्म देती है। जब डेटा किसी पब्लिक क्लाउड पर रखा जाता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी क्लाउड प्रदाता और कंपनी के बीच साझा होती है। सही बात है। कई बड़े संस्थानों, विशेषकर सरकारी और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह नियंत्रण खोना एक अस्वीकार्य जोखिम है। रिपोर्ट के आंकड़े भी इस डर की पुष्टि करते हैं। 70% संगठन डेटा सुरक्षा को आज अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। और ये चिंता निराधार नहीं है, क्योंकि 60% डेटा उल्लंघन या ब्रीचेज सीधे तौर पर खराब सुरक्षा व्यवस्था और मिसकॉन्फ़िगरेशन के कारण होते हैं। और इन उल्लंघनों की कीमत सिर्फ प्रतिष्ठा का नुकसान नहीं है, बल्कि भारी भरकम आर्थिक जुर्माना भी है। अगर यूरोप में GDPR के नियमों का उल्लंघन होता है तो नियामक संस्थाएं कंपनी के वैश्विक राजस्व का 4% तक जुर्माना लगा सकती हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ये रकम आसानी से अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। कोई भी कंपनी इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहेगी। यही कारण है कि हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट मॉडल आज भी बाजार में इतनी मजबूती से टिका हुआ है। हाइब्रिड मॉडल, हाँ, पूरी तरह से क्लाउड पर जाने के बजाय ऑन प्रेमाइसिस क्लस्टर्स का बाजार में आज भी 62.35% का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक रणनीतिक निर्णय है। कंपनियां अपना सबसे संवेदनशील और व्यक्तिगत पहचान वाला डेटा अपने खुद के सुरक्षित स्थानीय सर्वर पर रखती हैं, जहां उनका पूरा नियंत्रण होता है, और जो डेटा कम संवेदनशील है या जिसे भारी प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, उसके लिए वे क्लाउड सेवाओं का लाभ उठाती हैं। अगर हम इस बाजार को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका अभी भी इस बाजार पर अपना दबदबा बनाए हुए है। इसका मुख्य कारण वहां के विशाल वित्तीय संस्थान, वॉलमार्ट जैसी रिटेल चेन्स और निश्चित रूप से AWS, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक दिग्गज कंपनियों की मौजूदगी है। बिल्कुल। बाजार में सबसे तेजी से उभर रहा है, करीब 15.42% के CAGR से। एशिया प्रशांत क्षेत्र की इस तीव्र वृद्धि के पीछे कई कारक हैं, लेकिन चीन की भूमिका इसमें सबसे प्रमुख है। केवल 2024 में चीन ने अपने घरेलू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और बिग डेटा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए $40 बिलियन का विशाल निवेश किया है। $40 बिलियन? हाँ, ये केवल एक तकनीकी निवेश नहीं है, ये तकनीकी आत्मनिर्भरता और पश्चिमी तकनीकों पर निर्भरता कम करने की एक सोची समझी भू-राजनीतिक रणनीति है। और इसके साथ ही भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-गवर्नेंस और तेजी से बढ़ते फिनटेक सेक्टर में भी हडूप का स्थानीय उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आधार और UPI जैसे प्रोजेक्ट्स में हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शंस का डेटा पैदा हो रहा है, जिसे सुरक्षित और स्थानीय रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो इन सभी विस्तृत आंकड़ों, केस स्टडीज और भू-राजनीतिक बदलावों का विश्लेषण करने के बाद अब समय है इस चर्चा के निष्कर्षों को समेटने का। हमारे पास मौजूद तमाम स्रोत और तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि हडूप की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत क्लाउड कंप्यूटिंग के लचीलेपन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत के साथ मिलकर हडूप पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक, सुरक्षित और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बन चुका है। तकनीकी दुनिया में इसे एक सच्चे पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। हडूप ने खुद को एक धीमी बैच प्रोसेसिंग स्टोरेज प्रणाली से निकालकर एक अत्याधुनिक रियल टाइम और हाइब्रिड एनालिटिक्स इंजन में सफलतापूर्वक बदल लिया है। अब सवाल ये उठता है कि उन प्रोफेशनल्स और रणनीतिकारों के लिए इस चर्चा का क्या महत्व है, जो तकनीक की दुनिया में आगे रहना चाहते हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में सिर्फ हडूप के मूल ढांचे को जानना ही काफी नहीं है। सही बात है। भविष्य की डेटा पेशेवरों को एक संपूर्ण इकोसिस्टम को समझना होगा, जिसमें AWS और Azure जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, Spark जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इंजन, मॉडर्न डेटा लेक वास्तुकला और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बड़े डेटा सेट पर AI का एकीकरण शामिल है। ये अब अलग-अलग तकनीकें नहीं हैं, बल्कि एक ही विशाल मशीन के अलग-अलग पुर्जे हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? निष्कर्ष बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। हाँ, डेटा ही आज की सदी का सबसे मूल्यवान संसाधन है।
जो भी तकनीक या प्लेटफॉर्म इस अथाह डेटा को सबसे सस्ते, सबसे तेज और सबसे सुरक्षित तरीके से प्रबंधित और विश्लेषित कर सकेगा, वही आने वाले दशकों तक वैश्विक बाजार की दिशा तय करेगा। बिल्कुल। और हडूप ने इन तीनों पैमानों पर खुद को एक बार फिर से साबित किया है। बिल्कुल साबित किया है। अब आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार सामने रखना जरूरी है जो मौजूदा स्रोत सामग्री से एक कदम आगे की सोच को चुनौती देता है। AI मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है और सबसे कड़े डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करते हुए हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहा है। सही। यह पूरी सुरक्षा व्यवस्था एन्क्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योरिटी के मौजूदा मानकों पर गहराई से टिकी हुई है। लेकिन जरा सोचिए, जब क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशालाओं से निकलकर पूरी तरह से एक व्यवहारिक वास्तविकता बन जाएगी, तब इस पूरे इकोसिस्टम का क्या होगा? ये एक बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी सवाल है। क्वांटम कंप्यूटर अपनी असीमित कंप्यूटिंग क्षमता के साथ आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को सेकंडों में तोड़ने की सैद्धांतिक क्षमता रखते हैं। क्या तब हडूप का ये मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्वांटम स्तर की डिक्रिप्शन क्षमता के सामने हमारे वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रख पाएगा? नए और अनजान पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।